हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपना जो चैप्टर था एक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 था, जिसमें अपन ने ऑलरेडी एक वीडियो अपने देख लिया था। उस फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा था, देखते हैं वापस से उसको। सबसे पहले मैंने देखा था सूचक के बारे में कि जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं वो सूचक कहलाते हैं। अपने दो देखे थे, एक तो थे प्राकृतिक, एक थे अपने संश्लेषित। संश्लेषित का एग्जाम्पल मैं देना भूल गया था और आपकी बुक में लिखे हुए भी हैं। तो देखो, आपकी बुक के अंदर दो संश्लेषित सूचकों के नाम है। संश्लेषित मतलब कि जिन्हें फैक्ट्रीज में या लेबोरेटरीज में यानी कि प्रयोगशालाओं में बनाया जाता है, उनको बोला जाता है संश्लेषित सूचक, जिसमें आपके एक का नाम है मेथिल ऑरेंज और दूसरे का नाम है फिनोफ्थलीन। मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन। इसके बाद अपने थे प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक में अपने कुछ देखे थे, लिटमस और उसके अलावा हल्दी वगैरह देखे थे और पंखुड़ियाँ देखी थी। फिर अपने देखे थे गंधीय सूचक, जो गंध का आकार बदलते हैं, जिसके एग्जाम्पल आप अच्छे से याद है आपको। फिर अपने देखे थे अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण जब अपने देखे तो अपने देखा था अम्ल व क्षार के साथ अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया, कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अच्छे से अपन ने देखा था। अपन ने ये भी देखा था कि यहाँ से अलग अलग टाइप के कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब कि आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जितने टाइप के बन सकते थे अपन ने उन सभी को देखा था। दूसरा था आपके धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्लों की क्रिया। ये पेपर ने देख ली थी कि जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो अपन ने देखा था लवण व जल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति को अपन कैसे पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, हमें कैसे पता। सर, इसके लिए हम क्या करेंगे, उस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 यानी चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे। यदि उसका कलर रंग क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि उसमें विलयन में प्रवाहित की गई गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यदि अधिक मात्रा में करेंगे तो इसका जो श्वेत रंग है वो गायब हो जाएगा। इसके बाद मैंने क्या देखा था, अम्ल। ठीक है, अम्ल देखा था आपने। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अपने देखा था अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण में जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को या इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं उदासीनीकरण। इसके बाद अपने देखा था अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइड और क्षार अधातु ऑक्साइड। अम्ल धातु ऑक्साइड के से क्रिया करके लवण में जल का निर्माण करते हैं। किसके, लवण में जल का। इसी वजह से जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्या, क्षारीय प्रकृति के या क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और क्षारक जो है वो अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण में जल का निर्माण करते हैं। इसी वजह से क्षारक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ये अपना अच्छे से अपनी चीजें देख ली थी। ठीक है, इसके बाद आज का जो नया टॉपिक रहेगा, वो रहेगा अपना कि अम्ल व क्षार में समानताएं। अम्ल व क्षार में समानताएं। समानताओं में सबसे पहले अपन देखेंगे विद्युत के चालक में सहायक। विद्युत के चालक में सहायक, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप एक अम्ल व क्षार का जलीय विलयन लेते हो, किसका, अम्ल व क्षार का। जैसे मैंने पहले बात करता हूं अम्ल की। अम्ल का मैंने क्या लिया, जलीय विलयन। और यहां पे मैंने डाल दी 2 रॉड, ये जोड़ दी मैंने इसको बैटरी से। इसको सही से जोड़ देता हूं। दो रॉड है, इसको जोड़ा मैंने बैटरी से। ये की ऑफ की भी अभी, यहां से मैंने इसको जोड़ा। ये बेटा आपके बल्ब है, मैंने स्विच ऑन कर दिया इसका, तो सिंपली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होगी, बहना शुरू करेगी। लेकिन ये बल्ब जलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि आप बोले ये दोनों तार जो है आपस में जुड़े हुए नहीं है। यदि इसको एक विलयन में डाल दूं, शुद्ध पानी की विलयन में डालूंगा, शुद्ध पानी का है, तभी आप देखोगे कि ये बल्ब नहीं जल रहा। क्यों, क्योंकि शुद्ध जो होता है ना, प्योर वाटर, शुद्ध जल होता है, वो भी विद्युत का सुचालक नहीं होता है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें कुछ अम्ल डाल दूंगा, जैसे मैंने डाल दिया मैंने HCl, है ना, वाटर तो है ही, वैसे मैंने डाल दिया HCl, तो आप देखोगे कि बल्ब जो है वो जलने लग जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि सर
अम्लों के का जलीय जो विलयन होता है, अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अब ये तो बहुत सिंपल सी लाइन थी। अब इसके अंदर के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन देखो। यदि मैं एक ऐसा बर्तन लूं या एक ऐसा कोई पात्र लिया मैंने, जिसमें मैंने ओनली क्या डाला, HCl डाल दिया। क्या डाल दिया मैंने? ओनली एंड ओनली HCl है, वाटर नहीं है, जल नहीं है। और इसमें अगर मैं 2 लोड डाल दूंगा, और अब मैं इसको स्विच ऑन कर दूंगा, तो आपके हिसाब से करंट, मतलब कि करंट जो विद्युत धारा वो बहेगी नहीं बहेगी? याद रखना मैंने HCl लिया हुआ है, एसिड लिया हुआ है, यानी अम्ल लिया हुआ है। तो अभी इसके हिसाब से आप बोलोगे कि सर आपने बोला कि अम्ल जो है वो विद्युत का सुचालन होता है उसके अंदर, तो यहां पर भी बल्ब जल जाएगा। मैं बोलूं नहीं बेटा, क्योंकि मैंने यहां क्या लिखा है, अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अम्लों का जलीय विलयन, अम्ल नहीं, अम्लों का जलीय विलयन, यानी यहां पे ओनली आपके अम्ल ही है। अम्ल पूरा सांद्र कंसंट्रेट है, जिसमें बिल्कुल भी जल नहीं है, तो वो क्या नहीं करेगा, वो विद्युत का सुचालन नहीं करेगा। पहली बात। अब आपके मन में आ रहा होगा सर, एक साइड तो आप बोल रहे हो कि इधर सुचालन होगा, इधर सुचालन नहीं होगा, तो इन दोनों में ऐसा अंतर क्या है? इन दोनों में ऐसा अंतर क्या है? तो याद रखना, विद्युत का सुचालन होता क्यों है, पहले अपन ये देख लेते हैं। देखो, जैसे ही जो अम्ल है वो जल में जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो आयनित हो जाते हैं। आयनित का मतलब क्या है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया HCl का, तो ये आयनित होने का मतलब है H+ और Cl- में टूट जाते हैं, और इन आयनों की वजह से विद्युत का क्या होता है, सुचालन। इसकी वजह से नहीं हो रहा, HCl की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन HCl को जल में डालने पर HCl का क्या हो गया, HCl आयनित हो गया, आयनों में टूट गया, और ये आयन ही विद्युत का क्या करते हैं, सुचालन करते हैं। तो ये कारण था। अब यहाँ पे सुचालन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर HCl था। HCl खुद तो नहीं करता, लेकिन जब HCl यानी अम्ल जो है उसका जलीय विलयन लिया जाता है, तो अम्लों का जलीय विलयन, जहां पे जलीय विलयन लेते क्या हो गए, वो आयनों में विभक्त हो गए। और अम्लों का जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का सुचालक करता है, मतलब विद्युत का इधर से उधर ट्रांसफर करता है, उसका स्थानांतरण करता है। तो ये याद रखना, यहां से भी आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, कि अम्ल जो है उसमें अगर सांद्र अम्लों के अंदर अगर आप देखते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन उसी जगह तनु अम्लों में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्यों? तनु अम्ल का मतलब क्या है बेटा? तनु अम्ल का मतलब है कि अम्ल में आपने क्या डाला हुआ है, जल। अपन देखेंगे तनु या तनुकरण क्या होता है, इसको आगे देखेंगे अपन। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये सेम बात रहेगी आपके क्षारक के लिए, क्षारक के लिए, कि क्षारक क्या है, सेम लाइन है कि क्षारक का जो जलीय विलयन होता है वो क्या करता है, विद्युत का सुचालन करता है। क्षारक अगर क्षारक है तो विद्युत का सुचालन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अम्ल जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे पानी में घुल जाते हैं। अम्ल जो है वो सारे के सारे क्या होते हैं, पानी में, जल में क्या हो जाते हैं, घुलनशील होते हैं। अम्ल जो है वो जल में क्या होते हैं, घुलनशील, मतलब घुल जाते हैं। लेकिन बात करें अगर क्षारक की, तो सारे क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। क्या नहीं होते? घुलनशील नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे जो आपके क्षारक है वो जल में घुलनशील नहीं होते। इसका मतलब है कि सर सारे नहीं होते, आपने ये लाइन लिखी है, इसका मतलब है कुछ तो होते हैं। हाँ, कुछ क्षारक होते हैं, और जो क्षारक होते हैं ना जल में घुलनशील, उन क्षारकों को क्षार कहा जाता है। उन क्षारकों को क्षार कहा जाता है। क्षारक अलग है, क्षार अलग है। मतलब कि एक परिवार है बड़ा सारा क्षारक का, ये आपके पूरे के पूरे क्षारक है। इसमें से बेटा ये जो है ना, ये क्षारक जो है क्षारक, लेकिन क्या है, जल में घुलनशील, तो उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे क्षार। ठीक है, कि सारे के सारे जो क्षार है वो क्षारक होते हैं, लेकिन पूरे पूरे क्षारक क्षार नहीं होते।
इस बात को याद रखिएगा कि क्षारक में और क्षार में क्या अंतर होता है कि सर सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, कुछ क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, और वह क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन क्षारकों को क्षार कहा जाता है ना। ठीक है, क्षारक और क्षार, इसमें आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक है कि नोट क्षारक और क्षार में क्या अंतर है, जल में घुलनशीलता। और विद्युत के चालन में सहायक दोनों होते हैं, चाहे अम्ल हो या क्षार। ठीक है, इसके बाद है आपके उदासीनीकरण भी क्या होती कैसे, उसको आपके क्या किया हुआ है, वर्णन किया हुआ है, उसमें उसका वर्णन दिया हुआ है कि हमने देखा था। देखो इधर मैं लिखता हूं एसिड, यानी सॉरी एसिड नहीं, अम्ल, इधर लिखता हूं बेटा क्षार। तो अभी तक आपने जितनी भी बुक में पढ़ा है ना, अभी तक आपकी बुक में सभी में आपने देखा होगा जहां अम्लों की बात हो रही है, जहां जहां अम्लों की बात हो रही है वहां पर आपके शुरू में एच आ रहा है। और यहां जहां जहां क्षार की बात हो रही है वहां एंड में OH आ रहा है। ठीक है, अम्लों के शुरुआत में H आ रहा है और क्षारों के अंत में OH आ रहा है। तो इसके लिए इसको मैं लिख सकता हूं शॉर्ट में HX, समझाने के लिए कि HX यानी कि बेटा अम्ल। अम्ल यानी कि जिसके शुरू में H तो है ही है, X कुछ भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, NO3 भी हो सकता है और SO4 भी हो सकता है। ऐसे कैसे, इसके लिए लिख दिया मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया आपके YOH। OH क्यों, क्योंकि सर OH यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी सेम है सबके लिए, लेकिन Y यानी कि स्टार्टिंग वाली जो टर्म है वो सबके लिए अलग है। दिस इज योर क्षारक। अब क्षारक क्यों लिख रहा हूं आपको पता है, क्षार अलग है क्षारक अलग है। अगर ये HX है, ये YOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, तो आपको अच्छे से पता है HX जो है YOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे द्विस्थापन अभिक्रिया होगी, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, और ये H और OH हट जाएंगे, यहाँ HOH आ जाएगा, और यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा X और Y। ये क्या है बेटा आपका, ये जल है इन द फॉर्म ऑफ H2O के रूप में, और ये क्या है, ये बेटा आपके लवण है जो आपको अलग अलग प्राप्त होते हैं। जैसे Na लेने पर और C लेने पर NaCl, Ca लेने पर और C लेने पर CaCl2, अलग अलग आपको लवण प्राप्त होते हैं। ये आपके ये भी एक बुक में दिया हुआ है। इसके नीचे एक लाइन और लिखी हुई है कि जो जल कि अम्ल भी होते हैं ना, अम्लों का अंदर आयन जो होता है H+ आयन होता है ना। H+ आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाता, तो H+ आयन क्या करता है, H2O के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है, और हाइड्रोनियम आयन H3O+ का निर्माण करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो यहाँ पे है एक टॉपिक, वो है आपके छोटा सा है, साइड में एक डायग्राम बना हुआ है, चेतावनी चिन्ह बना हुआ है। क्या है, ऐसे ट्रायंगल करके बना हुआ है, जो आपके 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पे है चेतावनी चिन्ह, अम्ल व क्षार के लिए चेतावनी चिन्ह, जिसमें आपके ये है, यहाँ पे किसी इंसान का हाथ बना दो, ये हो गया, और यहाँ पर क्या है, क्रॉस लगा दिया अपन ने। इसका क्या मतलब है कि हमें अम्ल व क्षार के साथ जब भी आप प्रयोग कर रहे हो तो हमें बहुत ज़्यादा क्या रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अम्ल व क्षार को आसानी से हाथ में ले सकते हो, सभी को नहीं, कुछ एक, जैसे कि ये तीनों हैं, ठीक है, इनको आप हाथ में नहीं ले सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रबल होते हैं। हाँ, एक बात और याद आ गई मुझे यहाँ से कि अम्लों का वर्गीकरण हम 2 भागों में कर सकते हैं। अम्ल जो है वो 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला तो होता है आपके कार्बनिक अम्ल, दूसरा होता है आपके खनिज अम्ल। बेटा कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो अम्ल होते हैं जो हमें जीव जंतु से प्राप्त होते हैं या प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसके उदाहरण आपको पता है, आपके नींबू के अंदर जो अम्ल होता है वो कार्बनिक है, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। दही प्रकृति से प्राप्त होता है, इमली,
संतरा, ये सारे के सारे आपके कार्बनिक अम्ल हो गए। खनिज अम्ल वो होते हैं जो हमें प्रकृति से सीधे रूप से प्राप्त नहीं होते, या हम क्या करते हैं उनका संश्लेषण करते हैं, उनको प्रयोगशाला में बनाते हैं, जिसके एग्जाम्पल 3 हैं आपके HCl, HNO3 और H2SO4। HCl हो गया आपके क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 हो गया आपके नाइट्रिक एसिड और H2SO4 हो गया आपके सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। ये आपके हो गया अम्लों का वर्गीकरण। ठीक है, इसके बाद में आपके तनुकरण। तनुकरण क्या होता है कि किस तरीके से हम किसी सांद्र अम्ल को तनु कर सकते हैं। सांद्र अम्ल क्या कर सकते हैं, सांद्र को तनु कर सकते हैं। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सांद्र और तनु होता क्या है, सांद्र और तनु होता क्या है। ठीक है बेटा, अगर मैं सांद्र की बात करूं तो सांद्र के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेके इसको समझाता हूं मैं। एक सिंपल एग्जाम्पल है बहुत ही, कि अगर आप 2 अलग अलग गिलास लें, पहली गिलास A और B, दोनों में आप समान अमाउंट में पानी डाल दें, एक समान मात्रा में क्या डाल दिया आपने, पानी डाल दिया, जल। ठीक है, इसमें भी जल है, इसमें भी जल है। इसमें आपने 2 नींबू जो है उनको आपने डाल दिया, 2 नींबू के बराबर कर से इसमें डाल दिया, इसमें आपने 5 नींबू के बराबर कर से डाल दिया। मैं आपसे पूछूं कि A और B में सर ज़्यादा खटास किस में रहेगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या ज़्यादा जो है क्षमता वाला कौन सा रहेगा स्वाद में, कड़कपन में? तो आप बोलोगे सर B। क्यों? तो सर B में दोनों में जल तो बराबर है, लेकिन B में क्या है, B में जो नींबू है, जो विलेय है, विलेय विलायक सुना होगा आपने, विलेय जो है, जो घुल रहा है, उसकी मात्रा ज़्यादा है, नींबू की मात्रा ज़्यादा है। तो इसलिए B जो है वो क्या हो गया बेटा आपके लिए, सांद्र, और A जो हो गया वो आपके लिए हो गया तनु। इसका क्या मतलब कि B में से सांद्र रहेगा, मतलब B जो है आप उसको सांद्र ही बोलोगे क्या? नहीं। क्यों? एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने लिया एक गिलास C जिसके अंदर जल है, जल उतना का उतना जितना पहले दोनों के अंदर है, लेकिन इसमें मैंने 10 नींबू के बराबर की क्या ले ली, 10 नींबू इसमें डाल दिए, डाल दिए बेटा। अब मुझे बताओ C ज़्यादा सांद्र है या B? तो आप बोलोगे सर अब तो C ज़्यादा सांद्र है, क्योंकि C जो है उसमें 10 नींबू है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा कड़क रहेगा, और जो B है वो तनु। अब ध्यान से देखो, आपने B को सांद्र भी बोला, B को तनु भी बोला, ऐसा है कैसे? तो आपने बोला सर B जो है वो A से तो सांद्र है और C से तनु। इसका मतलब क्या है कि सांद्रता या तनु होना, तनु मतलब कि आपके ऐसा होता है ना, पानी का मात्रा ज़्यादा होना, और सांद्र मतलब पानी की मात्रा कम होना। कि सांद्र होना या तनु होना ये सिंपली क्या होता है, तुलनात्मक चीज़ है, ये तुलनात्मक शब्द है, ये निर्भर करता है कि आप तुलना किससे कर रहे हो। बेटा ये लाइन लंबी है या नहीं? तो आप बोलोगे सर पता नहीं है हमें। अब सर छोटी है, अब सर इससे तो लंबी है, इससे छोटी है। ठीक है, ऐसे कैसे आपके होता है सांद्र, सांद्रता और तनु जो होता है आपके जल के लिए। ये आपको याद नहीं रखने की सारी बातें, ये ओनली क्लास 9th के टॉपिक थे। अब सांद्र तनु क्या होता है वो देखो, हम किसी अम्ल को सांद्र से तनु में कैसे बदल सकते हैं। सर अभी तो आपने बताया जल डाल के, सिंपली जल डाल दो, अम्ल में जल डाल दो, है ना, अम्ल में जल डाल दो। नहीं, अम्ल में जल डालकर अगर आप तनु करोगे तो वहां पे एक समस्या है। वहां पे क्या समस्या है कि अम्ल में जब भी आप जल डालते हो तो ये जो अभिक्रिया होती है, ये कैसी अभिक्रिया होती है बेटा, ये अभिक्रिया होती है अत्यधिक मात्रा में ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी इसका मतलब क्या है कि सर जब आप अम्ल में जल डालते हो, दोनों आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब समझ रहे हो कि इसमें सिर्फ ऊष्मा निकलती है। और मान लो कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति विशेष है जिसने इसमें अम्ल डाला हुआ है, पहले से इसमें से जल डाल रहा है ऊपर से, और गर्म होते 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 आपकी जो परत नली है फूट गई, तो उसके अंदर जो आपका अम्ल है वो हो सकता है आप पे गिर जाए या नीचे गिर जाए और नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए, अम्लों में जल नहीं डालना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, इसका उल्टा, कि जल के अंदर जल में अम्ल डालने चाहिए। तो आप बोलोगे सर ऊष्माक्षेपी तो अभी भी है, बिल्कुल, लेकिन जल में अम्ल डालने पर ज्यादा मात्रा, ऑलरेडी इसमें आपने क्या लिया हुआ है, ज्यादा मात्रा में जल लिया हुआ है,
ठीक है। और अम्ल डालते समय भी एक बात याद रखनी है कि अम्ल को सीधा बीच में नहीं डालना है, जैसे आपने जल डाला हुआ है सीधा सेंटर में नहीं डालना है। इसकी जो ये दीवारें होती है ना, इसकी इधर परग नली की दीवारें होती है, इन दीवारों में डालना है, ठीक है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था जब हम थे 11-12 में, तब हमारे सर ने बोला था, बोले इसको अम्ल के तनुकरण के लिए बोला। तो वहाँ पे हमारी एक और साथी थी, तो सर ने बोला कि सभी बच्चे परग नली लेंगे, जल डालेंगे और दीवार के सारे क्या डालेंगे, उसमें अम्ल डालेंगे। तो हम सब डालने लग गए। तो हमारी एक मित्र थी, उन्होंने क्या किया, वो दीवार के पास गई और डालने लग गई। तो हम सर ने पूछा बेटा क्या कर रही है, तो वो बोले सर आपने तो बोला दीवार के सारे। तो दीवार के सारे का बेसिक मीन्स दीवार के पास नहीं, इस परग नली की जो है उसकी दीवार, जो परग नली है ना इसकी बेटा, ये जो है ना ये दीवार की बात हो रही है यहाँ पर, आपकी इस दीवार की बात नहीं हो रही है। याद रखिएगा कि जब भी आप अम्लों का अम्ल को में जल मिलाएं या उसका तनुकरण करें, तो जल के अंदर अम्ल मिलाते हैं। पहली बात तो ये, जल में आप अम्ल मिलाते हैं और परग नली को हिलाते हुए भी नहीं, ऐसे नहीं कि बहुत जोर जोर से हिलाएं, धीरे धीरे हिलाते हुए, और परग नली की दीवार के सारे आप अम्ल को डालें। इस प्रक्रिया से वो क्या हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा, तनुकृत हो जाएगा। अभी आपकी इस बुक के अंदर तनुकरण की परिभाषा भी लिखी हुई है, अपन वो भी देख लेते हैं। तनुकरण की आपकी परिभाषा क्या लिखी हुई है कि जल में, देखो मैंने आपको बोला था अम्ल में जल नहीं, जल में अम्ल, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर क्या होता है, उसकी से सांद्रता में कमी जाती है। सांद्रता में कमी का मतलब मानो इतना सा जल था, इसमें अम्ल भी है, तो H प्लस और Cl माइनस में है, ठीक है। अब जैसे जैसे जल मिलाओगे क्या हो जाएगा, ये तनुकृत हो जाएगा। इसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है क्या होने लग जाएगी कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी, प्रति इकाई आयतन, क्योंकि आयतन तो बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे आयतन बढ़ रहा है वैसे वैसे उसमें उसकी जो है सांद्रता में क्या आ रही है, कमी प्रति इकाई आयतन में। तो उसी को क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है तनुकरण। कि सर एक बर्तन था, मैंने 2 नींबू लिए थे, बस 2 नींबू पी के देखा बहुत ही खट्टा था, लेकिन मेरे दोस्त ने क्या किया, मेरे दोस्त ने भी 2 नींबू लिए, बस 2 नींबू, लेकिन इसको पानी से भर दिया तो उसकी खटास कम हो गई। सर 2 नींबू, दोनों में ही 2-2 नींबू है, लेकिन दूसरे वाले मैंने पानी ज़्यादा मिलाया हुआ है। पानी मिलाने की वजह से उसका आयतन बढ़ गया, प्रति इकाई आयतन बढ़ गया। आयतन बढ़ने की वजह से उसकी सांद्रता में क्या आ गई, कमी आ गई। ये लाइन यहाँ बोली हुई है कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, तनुकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, तनुकरण। याद रखिएगा ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके तनुकरण कहलाती है। ये आपके टॉपिक था। इसके बाद जो है आपका मेरा पीएच स्केल है, पीएच स्केल है जिसको अपन ढंग से पीएच स्केल और उसके जो अनुप्रयोग है वो नेक्स्ट वाले में देखेंगे। और हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस चैप्टर के जो नोट्स है वो आपको इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही साइड में मिल जाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। साथ ही अगर कोई और डाउट हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके FB पर या इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। ओके, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया कि सर ये वाला टॉपिक है यहाँ पे थोड़ा मिस रह गया हमसे, तो उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ये वाला टॉपिक हमें वापस से पढ़ना है। ठीक है, धन्यवाद।